हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में। मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी का। देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें विषय सूची भी इसमें है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा है, लैंग्वेज पढ़ेंगे, एक्विजिशन पढ़ेंगे और किस तरह किस वजह से भाषा अर्जन हो सकता है, मातृभाषा है, ये सब हम लोग आज वीडियो में देखेंगे। आज एक ही वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी का समस्या है जो दूर करेंगे। जिन प्याजे है, लेव वाइगस्की है, वाइगोत्स्की है, भाषा विचार है, नोम चोम्स्की है, भाषा कौशल है, लेखन प्रकार है और थ्री लैंग्वेज है। जॉन डेवी ने क्या क्या अपना विचार विमर्श दिया, निदानात्मक और उपचारात्मक क्या है, अचीवमेंट टेस्ट किया है और एबिलिटी टेस्ट किया है, अभिरुचि परीक्षा किया है। ये सब हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट ऑल देखेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज में हमारा है, हम भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। क्या है? एक साधन है। लैंग्वेज क्या है? अपने विचारों के दूसरे तक पहुंचाना ही एक भाषा कह सकते हैं, व्यक्त करना। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके कुछ अन्य भी कुछ प्रकारें हैं। जैसे भाषा विचार के आदान प्रदान के साधन के रूप में, या भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। चौथा हमारा है भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में होती है। फिफ्थ हमारा है लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। जैसे हमारा हिंदी का है, जैसे लिपि हमारा देवनागरी है, तो हम भाषा को किसी भी तरह से लिख सकते हैं, बहुभाषीय तरीका से या द्विभाषी से। जैसे हम व्हाट्सएप चैट में भी देखते हैं, अगर किसी भी हिंदी का अगर लिखना आता है तो इंग्लिश में ही हम लोग लिख देते हैं कि आप खाना खा लिए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसे हमेशा मैसेज कर सकते हैं। तो हम लिपि के द्वारा हम किसी की भाषा से किसी शब्दों में हम लिख सकते हैं, ये स्वतंत्र है। सिक्स हमारा है भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। ठीक है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, क्योंकि भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। हमने अभी बताया कि भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। हिंदी को इंग्लिश में लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, इसमें कोई रुकावट नहीं है, बाधाएं नहीं आती है। आगे हम देखेंगे भाषा के रूप कितने रूप होते हैं। तो तीन रूप होते हैं। कौन कौन? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, एक सांकेतिक भाषा। कितने प्रकार होते हैं भाषा? टाइप ऑफ लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं। तो लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है। इन्होंने क्या कहा कि लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी है, स्टैंडर्डाइज है। जैसे कि किसी भी जैसे जमीन है, क्या प्रॉपर्टी है, किसी को हम ऐसे बोल देंगे कि मौखिक ही बोल देंगे कि ये तुम्हारा आज से हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। फिर 4 दिन या 5 दिन बाद बोलेंगे कि ये मेरा है, ये ले लेंगे। तो इस प्रकार होता है कि जो लिखित लिखा लिया जाता है, ये जमीन इतना लिखा गया या प्रॉपर्टी तुम्हारा इतना लिखित दिया जाता है। हम किसी भी कार्य को बोलते हैं लिख के दे देते हैं, हमने अस्थाई करता है, अस्थाई को दर्शाता है। ये मौखिक से मौखिक की तुलना में अधिक दिखाता है कि लिखित भाषा अस्थाई है। ठीक है। एक्विजिशन समझेंगे क्या होता है। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन समझेंगे कि भाषा अर्जन का परिभाषा क्या होता है। मनुष्य में जन्मजात क्षमता पर भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा को सहज या सरल रूप में प्रयोग करना सीख जाता है, बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। क्या कहा मनुष्य ने? मनुष्य जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होती है, जो जिसका प्रयोग मनुष्य के वार्तालाप या सरल रूप से सीखा जा सकता है। इस भाषा अर्जन करने के लिए हमें उतना जोर नहीं लगाना पड़ता है, किसी अधिगम की ज़रूरत नहीं होती है, किसी शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमारे परिवार में जिस जिस भाषा में हमें बोला जा रहा है, लिखा जा पढ़ा बोला जा रहा है, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, उस वातावरण को आप सरल प्रक्रिया द्वारा आप सीख सकते हैं। जैसे इसका कोई कुछ टॉपिक है, कुछ-कुछ, तो हम लोग स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा है वातावरण का प्रभाव पड़ता है भाषा अर्जन करने के लिए। फिर सहज प्रक्रिया, सहज का मतलब है सरल प्रक्रिया द्वारा। अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया हो गया। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है। अनौपचारिक प्रक्रिया द्वारा अनऑफिशियल तरीका से भी आप सीख सकते हैं। अगला हमारा है भाषा अर्जन किस वजह से होता है, तो हम लोग जानेंगे।
हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं? स्वाभाविक रूप से हम अर्जित करते हैं। स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं। हम अपने पर्यावरण से जैसे सबसे जब से बच्चा पैदा होता है, तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं, जैसे बच्चों को भाषा आती है। किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है, पर्यावरण से सुनकर, देखकर और बोलकर। जिस परिवेश में, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है बच्चा, उस तरह का वो हो जाता है। अगला हमारा मातृभाषा क्या है? जानेंगे हम लोग मातृभाषा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा क्या है? मदर टंग क्या है? जो घर बालक के घर में बोली जाने वाली भाषा, जिस तरह से वो बोलता है, जिस तरह से वो अपना घर में परिवारों के साथ बातचीत करता है, तो उसका सबसे पहले मातृभाषा हो जाता है। अगर डिफिनेशन की बात कहें, परिभाषा की बात कहें, तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है। हमारा है अगला भाषा अधिगम। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन एक अलग है। भाषा अर्जन क्या भी बताया हमने? भाषा अर्जन अपनी परिवार से सीख लेता है, अपनी जब बच्चा जन्म लेता है, जब अपना कुछ न कुछ क्षमताएँ लेकर पैदा होती है। जैसे अपने वातावरण में सरल प्रक्रिया या स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस परिवेश में रहेगा वो सीखेगा। ये भाषा अर्जन है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया इसे कह सकते हैं। भाषा अधिगम है शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है या किताबों से या टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या करने के लिए? भाषा अधिगम अर्जन करने के लिए। तो जानेंगे भाषा अधिगम क्या है? अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। चेतन रूप से सीखी जाती है। नियम सीखने होते हैं। किताबें पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। क्या है? ऑफ़िशियल प्रक्रिया है। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। चेतन प्रक्रिया है, प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा कि किसी भी भाषा या लैंग्वेज को सीखने के लिए हमेशा प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है। औपचारिक माहौल होना चाहिए। इन्हें कुछ अनेक वैज्ञानिकों ने इनको बताया कि जैसे स्किनर के अनुसार बताया कि भाषा एक अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। क्या? बच्चे अनुकरण देखकर सीखते हैं और उसे पुनर्बलन की ज़रूरत रीइन्फोर्समेंट की ज़रूरत होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। भाषा सामाजिक मतलब कि जो समाज में रह रहा है बच्चा, उसे वह अंतः क्रिया कर लेता है, करके सीखता है। व्याकरण के संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। जैसे बच्चे को अगर भाषा सिखाना है, जैसे का खा गा गा बढ़ाना है, ए फॉर एप्पल पढ़ाना है, या का से काम दो शब्दों को जोड़कर उसको वर्ड को बनाना है, जैसे कामला कमल हो गया। इस तरह से बच्चों को सिखाना है। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। मतलब प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब है कि चित्र के माध्यम से बच्चा चित्र देखकर ना, मतलब कि 80% सीखते हैं और बच्चे 20% सुनकर सीख लेते हैं। तो बच्चों को रुचिकर बनाने के लिए उसके अधिगम में तो प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना जरूरी है। ठीक है, हम लोग देखेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है। तो भाषा अर्जन है हमारा पहला, देखेंगे अवचेतन प्रक्रिया है। क्या है? अवचेतन प्रक्रिया है। दूसरा हम भाषा अधिगम में हमारा है चेतन चेतन प्रक्रिया। ठीक है, चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, चेतन प्रक्रिया है। दूसरा हमारा है स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें है भाषा अधिगम में है नियमबद्ध प्रक्रिया। इसमें भाषा अधिगम में नियम के द्वारा चलना पड़ता है कि एक क्रमिक तौर से, मतलब कि ABCD पढ़े अभी, तो उसके बाद ग्रामर में आएंगे, उसके बाद अपना वर्ड बोलना या कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करेगा। फिर दूसरा है हम अनौपचारिक। भाषा अर्जन अनौपचारिक का मतलब है कि अनऑफिशियली, अनऑफिशियली के तरीका से, जैसे घर में कहीं पे किसी जगह भी सीखना, ये अनौपचारिक हो गया। और औपचारिक हो गया है कि रूल रेगुलेशन के द्वारा।
मातृभाषा हो गया हमारा भाषा अर्जन, और दूसरी भाषा हो गया हमारा अधिगम, भाषा अधिगम। जो दूसरी हो गया हमारा जैसे इंग्लिश सीखना और संस्कृत सीखना है, ये कहीं स्कूल कॉलेज या टीचर की ज़रूरत पड़ती है या टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ती है हमारे। ठीक है, आगे देखेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है वो देखेंगे, किस तरह अंतर पड़ता है। तो वातावरण का अंतर होता है, तो वातावरण का अंतर पड़ता है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। कैसे? तो वातावरण से, जिस परिवेश में रहता है तो बच्चा सीख जाता है। जैसे अभी व्यक्ति किसी का जन्म अगर झारखंड में है तो कुछ साल यहाँ पर रहा, तो झारखंड की बोली या उनका व्यवहार सीख जाता है। कुछ दिन बाद वो अगर कश्मीर में चल जाए तो वहाँ का परिवेश वो अपना डेवलप कर लेते हैं। तो वही है, बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है, लेकिन उसका वातावरण, उनका परिवेश, उसका रहन सहन पर डिपेंड करता है। अगला हमारा है लक्ष्य लैंग्वेज भाषा। क्या है? लक्ष्य भाषा, जिसे हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। टारगेट मतलब कि स्कूल के द्वारा दिया गया या किसी प्रशिक्षण के माध्यम से द्वारा दिया गया है कि ये तुम्हें सीखना है। जैसे दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा भी कर सकते हैं। जैसे स्कूल में एक ही लैंग्वेज से नहीं पढ़ाया जा सकता है, कि बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश, ये क्योंकि बच्चों को समझने में आसानी हो। अगला हमारा है मातृभाषा, मदर टंग। भाषा का पहला रूप है और हमेशा अर्जित करते हैं। क्या है? मातृभाषा, भाषा का पहला रूप है मातृभाषा और हमेशा इसे अर्जित करते हैं। आगे देखेंगे, इसके क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? तो यह बात स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है। बच्चे अपनी मातृभाषा को प्रयोग करके हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कहते हैं। मतलब कि बच्चे अपने परिवेश में, अपने जब से बच्चे घर में रहते हैं, स्कूल के जाने से पहले तो अपनी मातृभाषा को कुछ ना कुछ जानते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। तब वो स्कूल में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझने की, क्रमबद्ध समझने की प्रक्रिया को दोहराते हैं। अगला हमारा है एनसीएफ। एनसीएफ का मतलब क्या होता है? एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। ठीक है, तो एनसीएफ का मतलब समझेंगे। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हम राष्ट्रीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा कह सकते हैं। तो इन्होंने भी कहा है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। अभी एनएपी ने भी बताया है कि 1 से 5 क्लास तक की बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो स्वाभाविक और सरल तरीके से सीखेंगे बच्चे। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में, मतलब कि अपनी बातों को रखने की अनुमति देना चाहिए बच्चों को। कि मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। जैसे सड़क को सड़क बोल सकते हैं, सड़क को सड़क बोलना ये एक स्वाभाविक बात है। अगला हमारा है हम मातृभाषा और बहुभाषिता को स्वीकार करते हैं कक्षा में। ठीक है, जैसे बहुभाषिता का मतलब हो गया कि दो से अधिक, एक से अधिक हो गया दुलिंगुअल, जिसे हम द्विभाषित बोल सकते हैं। और बहुभाषित मतलब एक से, मतलब दो से अधिक बोली जाने वाली भाषा है, उसे हम मल्टी मल्टीलिंग्विज्म कह सकते हैं। भाषा के विविध रूप देखेंगे क्या क्या इसमें होती है। सबसे पहले हमारा है मदर टंग। मदर टंग क्या है? जो भाषा का पहला रूप है, भाषा का पहला रूप है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है अभी तक, हमारा अभी राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बन पाई है। क्योंकि क्यों नहीं बन पाई है? तो क्योंकि भारत हमारा विभिन्नताओं का देश है। जैसे कहते हैं ना, दो कोस पे पानी और 3 कोस पे वाणी बदल जाता है। इसलिए हमारे भारत में आज तक राष्ट्रभाषा की नहीं बन पाई है। तो अभी राजभाषा ही है हिंदी। अभी भारत 1963 में, भारत 1913 के ओला मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 की एक एक में हिंदी भारत की राजभाषा का महत्व या दर्जा दिया गया है।
मानक भाषा क्या है? शिक्षा व कार्यालय प्रयोग की भाषा है। मानक भाषा शिक्षा व कार्यालयी भाषा के प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मानक भाषा स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज कह सकते हैं इसको। जैसे अभी ऑफ़िशियली कार्य में ऑफ़िशियली वर्क में इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये इंग्लिश एक संसाधन हो सकता है, रिसोर्सेस हो सकता है। लेकिन ये ये नहीं कि अपना हिंदी अपना संस्कृति को छोड़ दें। जैसे हमारा ये राजभाषा है, हिंदी है, हिंदी तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो हम अपना भाषा को अपना अर्जित कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश सीखना है क्योंकि इसमें कार्य या शिक्षा के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। अगला हमारा है भाषा सीखने के चरण। कौन-कौन से चरण हो सकते हैं? चरण कुकना माने बच्चे को माने बच्चा जब 6 माह का रहता है तो कूकता है, जैसे बोलता है ऐसे करके बोलता है। बबलाना बबलिंग करना, 6 माह का होता है तो बड़बड़ाता रहता है, पापा दद्दा बाबा ऐसा करके बोलता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब एक शब्द का उच्चारण करता है, माँ, पापा, मम, पानी ऐसे बोलता है। फोर्थ हमारा है टेलीग्राफ, वह 2 शब्द का चरण करता है। 18 माह से 24 माह, 1.5 वर्ष लगभग, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष हो जाता है तो वो 2 शब्दों को जोड़ने लगता है। 2 से ये 4 साल हो जाता है तो लंबे उच्चारण करता है, पापा, कहाँ जा, ये वगैरह सब बोलने लगता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार इन्होंने क्या-क्या बोला? इन्होंने कहा कि जब बच्चा 1 साल में हो जाता है तो वो 3 शब्द का प्रयोग करता है। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो 272 शब्दों का उच्चारण करने लगता है। 5 साल में 2072 शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं। हम लोग देखेंगे भाषा शिक्षण की विधियाँ प्रमुख विधियाँ देखेंगे। प्रमुख विधियाँ देखेंगे। व्याकरण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो हम लोग सब फर्स्ट ऑल देखेंगे कि व्याकरण विधि क्या होता है। तो व्याकरण विधि हम लोग जानेंगे। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। क्या कहा जाता है? इस विधि द्वारा भाषा के नियमों को कुछ शब्दों को साथ सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। इसके बाद सब संयोजन व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। अगला हमारा है सेकंड व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या होता है? यह विधि में 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत या ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर होती है। क्या-क्या होती है? व्याकरण और अनुवाद 2 विधियों को परस्पर संयोजित किया जाता है या मिलाया जाता है। जैसे इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने का अवसर नहीं मिलते हैं, ज़्यादा बोलने का अवसर नहीं मिलते हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है, टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है। तीसरा हमारा है प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि के अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव होता है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा को मध्यस्थ के बिना अन्य भाषाएं सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा का आधार बनाया जाता है। फोर्थ हमारा है सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। फिफ्थ हमारा है संप्रेषण परक विधि, कम्युनिकेटिव मेथड कहते हैं। इसमें होता है प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण कर विधि का विकास होता है। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना होता है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है।
संप्रेषण के माध्यम से, जैसे संप्रेषण माने कम्युनिकेशन करने से, जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो भाषा में एक त्रुटियाँ जो होती है वो सुधरती है या शुद्ध वर्तनी को निर्माण हो जाती है। हमारा है 6th नंबर, आगमन विधि, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाती है। जैसे हम उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना या विशिष्ट समान की ओर, मतलब जटिल से सरल की ओर आना। जैसे हम किसी बच्चे को, किसी छात्र को या किसी क्लास में अगर बच्चा क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को उदाहरण से समझाना चाहिए। जैसे ए फॉर एप्पल, तो एप्पल को हम बच्चे को अगर दिखाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में कि एप्पल ऐसा होता है, तो बच्चों को ज़्यादा वो रुचि होकर वो पढ़ेंगे और समझेंगे। इसलिए उदाहरण से नियम की ओर आते हैं और विशिष्ट से सामान्य की ओर आते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, ज्ञात है, जिसे सामाजिक परिवेश से लेकर पढ़ाना चाहिए बच्चों को, वास्तविक जीवन से लेकर पढ़ाना चाहिए बच्चों को। जैसे ज्ञात है, जैसे बच्चा जान रहा है, अगर किसी को पढ़ा रहे हैं कि एरोप्लेन देखा है, अगर बच्चा बस में बैठा है, बस के बारे में बताएंगे कि बस देखा है, किन्होंने तो बोला हाँ बस हम लोग देखे हैं। तो बस बस पढ़ रहा तो कहाँ जाना है, इससे कहाँ जाते हैं, इस तरह का ज्ञात से अज्ञात की ओर उसे ले जाना। उदाहरण से समझेंगे कि पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना। ठीक है। 7 हमारा है, 7 हमारा है निगमन विधि, जिसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसे हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। उदाहरण से समझेंगे, पहले पहले परिभाषा बताना, फिर उसके उदाहरण पर उदाहरण एवं प्रश्न हल करवाना। पहले किसी जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं या अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो अर्थशास्त्र के बारे में उनका परिभाषा बताना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाना। ये हो गया निगमन विधि का उदाहरण। अब हम लोग जानो जीन पियाजे के बारे में, इन्होंने क्या विचार दिया इन्होंने। तो अहम केंद्रित वाक्य, और कौन दिया, अहम केंद्रित वाक्य दिया जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है इन्होंने। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है, जीन पियाजे जी ने दिया। तो अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है वो हम लोग समझेंगे कि अहम केंद्रित वाक्य का मतलब होता है कि बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बात करता है। जब ये 2 वर्ष या 6 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं, जब वो खेलते रहते हैं, तब देखते हैं कि खुद खुद में बात करते हैं, वो खुद से ही बात करने लगते हैं कि ऐसे है तुमने खाना खा लिया। गुड़िया से अगर खेलते हैं तो खुद से ही बच्चे बात करते हैं। तो उन्होंने ये दिया जिन गार्ज ने कि बच्चे खुद से ही बोल बोल कर बात करता है। कब करता है, तो 2 से 6 वर्ष की उम्र में ऐसा होता है। इनका जानेंगे विचार, भाषा एवं विचार। जिन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। इन्होंने क्या कहा, पहले विचार आया, तो विचार पहले आए, इसके बाद बोलना है या आई भाषा आई। दूसरा है, इन्होंने बताया कि जिन जिन पियाजे ने कहा कि विचार विचार से ही भाषा आती है और विचार भाषा के सुनिश्चित भी करता है। क्या बोला इन्होंने, जिन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। ठीक है। 2 इन्होंने दिया, पहले दिया हमारा जिन पियाजे ने, पहले विचार आया फिर भाषा आया। फिर इन्होंने कहा विचार से भाषा आती है, ठीक है, लेकिन विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। आगे देखेंगे लेव वाइगोत्स्की क्या बोले उन्हें। इन्होंने बोला कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया इन्होंने। लेव वाइगोत्स्की क्या दिए, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का सिद्धांत दिए इन्होंने। बालक भाषा अपने परिवेश के अंतः क्रिया करते हुए सीखता है। क्या करते हुए सीखता है, इन्होंने कौन बताया, वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे अंतः क्रिया करके, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। क्या होती है, सहायक होती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं।
इन्होंने बताया कि भाषा का मानव का एक सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, एक टूल्स है, क्योंकि बच्चे जिसके द्वारा हम ज्ञान निर्माण कर सकते हैं, समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जिसे हम लैंग्वेज इज अ टूल कह सकते हैं। ले वाइगुत्सी ने कहा कि सिद्धांत सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया। इन्होंने हमने बताया अभी। अंतरीकरण क्या है? इंटरनलाइजेशन। अंतरीकरण क्या होते हैं? बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास भाषा दोनों के विकास में सहायक होती है। अंतरीकरण क्या होता है बताया इन्होंने कि बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करता है, मतलब अपने अंदर निहित करता है। जो वातावरण में अवलोकन मतलब होता है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करता है कि क्या गलत है क्या सही है, उसको आत्मसात करके वह सीखता है। ठीक है। इसमें संज्ञानात्मक डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज में विकास में सहायक होता है। ले वाइगुत्स्की ने कहा कि भाषा के तीन प्रमुख महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। कौन कौन होते हैं जानेंगे। पहला हमारा है सामाजिक वाक, ये 2 वर्ष की उम्र में होती है। निज वाक 3 से 6 वर्ष की उम्र में होती है। और आंतरिक मौन वाक ये 6 वर्ष में होती है। इसे हम सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। भाषा का विचार जानेंगे। भाषा का विचार होती क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक समय के बाद मिल जाते हैं। ठीक है। भाषा और विचार देखिए, जैसे यहाँ भाषा है, भाषा और विचार एक समय पे ऐसे आके यहाँ पे एक जगह मिल जाते हैं, स्वतंत्र रूप से मिल जाते हैं। इसके क्वेश्चन है। जिगसॉ पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गढ़े गाढ़े वाला रंग जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वाइगोत्स्की की किस प्रकार संबोधित करते हुए बोला। तो व्यक्तिगत वार्तालाप है। क्या है ये? व्यक्तिगत वार्तालाप है। हम लोग समझेंगे नोम चोम्स्की इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने क्या अपना वक्तव्य दिया, तो जानेंगे। प्रत्येक बालक भाषा सीखने से जन्मजात शक्तियाँ या क्षमता के साथ पैदा होती है। इनर एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। तो इन्होंने कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ ना अपना शक्तियाँ लेकर या क्षमता लेकर पैदा होती है, ये कहा। जिसे भाषा अर्जन कहा जाता है। जिसे हम भाषा अर्जन, जिसे हम LAD से जानते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण है, जिसे हम सहसंबंध, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र LAD हमारी सहायता करते हैं। विश्व की सभी भाषाएं अगर हम सीखना चाहते हैं तो LAD हमें सहायता करती है किसी भी भाषा को ऑब्जर्व करना या एक्वायर करने के लिए हमसे सहायता देती है। कौन के देती है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमें एक संकेत देती है सीखने के लिए। अगला हमारा है भाषा अर्जन 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है, उसके बाद संवेदनशील काल हो जाता है भाषा सीखने के लिए। अगला हमारा है, इसके क्वेश्चन बना हुआ है, इससे एक क्वेश्चन है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित करता है। तो भाषा अर्जन क्या है? तो चोम्स्की ने दिया था, इनका संबंधित है किसके साथ है? चोम्स्की के साथ संबंधित है भाषा अर्जन। तो भाषा कौशल के बारे में हम लोग जानेंगे कि भाषा कौशल क्या होती है। तो भाषा कौशल का क्रमगीत क्रिया क्या है? तो हमारा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा कौशल का अ, क्रमगत प्रक्रिया है। जैसे हम पहले सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद लिखना है। एक एक ट्रिक है जिसको हम सुबोपली कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबोपली। मतलब सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम है, जिसे हमने बताया अभी। मनोवैज्ञानिक क्रम कौन कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतः संबंधित है। एकीकृत का मतलब कि सभी के साथ, सभी को लेकर चलना। क्या है एकीकृत का मतलब? सभी के एक साथ, मतलब कह सकते हैं एक साथ है ये, एक साथ से सीखना, क्लास में एक साथ सीखना। अंतः संबंधित है, आत्मसात करके सीखना। सुनना और पढ़ना एक गहनात्मक बोल सकते हैं या गहन अध्ययन भी कह सकते हैं। ये ग्रहात्मक ग्राम ग्राह्यात्मक कौशल है, ग्राह्यात्मक है, मतलब अंदर अंतः क्रिया के द्वारा ही ये स्किल्स है हो जाती है। बोलना और लिखना अभिव्यक्ति आत्मक कौशल हो सकते हैं, जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है। भाषा कौशल सुबह पालिक क्रम से सीखे जाते हैं, परंतु इसी क्रम में सीखने योग्य है। अगला हमारा अभी क्या था, कौन सा भाषा कौशल, कौन सा क्रम था? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सबसे पहले समझेंगे सुनना क्या है। सुनना, बच्चों को सुनने का मौका देंगे। बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसको सुनने का मौका देंगे। बच्चे से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनाना। उच्चारण करवाना, जब हम बोल रहे क्लास में, अगर एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो बोलेंगे बच्चों को अनुकरण करने के लिए। जब हम कविता पढ़ा रहे हैं या शिशु गीत अगर बच्चों को करवा रहे हैं तो उसका अनुकरण करने के लिए उसे छूट देना है, उसे सुनने के लिए भी अवसर देना होता है। दूसरा हमारा है बोलना। कविता का पठन, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने के लिए कह सकते हैं। जैसे हम क्लास में अगर बुक रीडिंग करवा रहे हैं तो बच्चों को बोलेंगे कि आप पढ़िए, उसके बाद अगला को देंगे, तो इससे क्या होती है, इससे बच्चों की संवाद करने की क्षमता बढ़ती है और बोलने की क्षमता बढ़ती है। अगला हमारा है पढ़ना। क्या है? पढ़ना। पढ़ने के कौशल का वाचन भी कहते हैं। पढ़ने को क्या कहते हैं? बोलना या वाचन भी कह सकते हैं। पढ़ना दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम बीएड में बीएड में चार प्रकार की होती हैं: साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, इंसेंटिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है। अभी हम लोग सीटेट में दो ही पूछता है, एक साइलेंट रीडिंग पूछेगा, एक लाउड रीडिंग, जिसे हम मौन पठन और सस्वर पठन कहते हैं। मौन पठन होता है कि मन में पढ़ना, मन से पढ़ना और ज़्यादा ज्ञान अध्ययन करना। और शास्वर पठन का मतलब होता है कि जोर जोर से पढ़ना। ठीक है। इसका लाभ जानेंगे। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, तेजी से पढ़ सकेगा और ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। मौन पठन में है कि ये अपना स्पेलिंग मिस्टेक इससे हो सकता है। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ये अपना स्पेलिंग मिस्टेक सुधार नहीं सकता है मौन पठन में। और सस्वर पठन में होता है कि बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा। जैसे जोर जोर से पढ़ेंगे बच्चे तो अगर टीचर बगल में है या पेरेंट्स बगल में है तो उसे बोलेंगे कि ये नहीं होगा, अलग होगा, दूसरा होगा। ठीक है। इससे सुनने और बोलने का कौशल बेहतर होंगे। सस्वर पठन से रस भी आता है। क्या आता है? रस भी होता है। फोर्थ हमारा है लिखना। अध्यापिका बच्चे की वर्तनी को, अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुतलेख का प्रयोग कराता है। जी, डिक्टेशन, जिसे हम कहते हैं डिक्टेशन। क्या बोलते हैं? डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखाने से बच्चे का क्या होता है, श्रुति लेख में जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो नहीं होता है। अगर मिस्टेक होगा तो बच्चे, अगर टीचर चेक करेंगे कॉपी तो देखें कि यहाँ गलत है, यह गलत है, तो उसे सुधार सकते हैं। फोर्थ हमारा है लेखन के प्रकार। क्या है? लेखन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। लेखन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है सुलेख, श्रुत लेख और अनुलेख। ठीक है। सुलेख का मतलब सुंदर लेख, सुलेख का मतलब सुंदर लिखना, और श्रुत लेख का मतलब वर्तनी का अशुद्धियाँ को दूर कराना, जिसे हम डिक्टेशन कहते हैं। और अनुलेख, अनुलेख क्या होता है? जब हम बच्चों को अगर कुछ देते हैं ऐसे, समझेंगे देखिए। तो बच्चा बच्चा क्लास में अगर कॉपी बुक देखेंगे तो कैसे लिखा रहता है? का। तो इसको खा, देखो खा, इसको दोहराना होता है। बच्चों को क्या कहते हैं? इसी पर रिपीटेशन कीजिए, इसी पे बनाइए। उसमें पहले से लिखा होता है, या थोड़ा थोड़ा डॉट 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 करके
लिखा हो रहा था क ख डॉट डॉट करके ग घ, इसको बच्चा सुधारते हैं, इसी को दोहराते हैं। तो बच्चे का क्या होता है, इससे क्या होता है, बच्चे का हाथ उसमें शेप लगाने में बैठता है, अच्छा लगता है। ठीक है, अगला हमारा है भाषाई विकार, लैंग्वेज डिसएबिलिटीज। क्या है दोस्तों, लैंग्वेज डिसएबिलिटीज। इसमें क्या क्या होती है, एफसेसिया, एफेसिया सॉरी एफेसिया। एफेसिया में क्या होता है, एफेसिया के कारण सुनने समझने बात करने समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती है। जैसे सुनने में समस्या है, समझने में समस्या है, बात करते समय उपयोग में समस्याएं हैं, तो ये एफेसिया से ग्रसित व्यक्ति है। ठीक है, अगला हमारा है डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता, पढ़ने और लिखने में समस्या होती है। क्या होती है, डिसलेक्सिया, पढ़ने और लिखने में समस्या होती है। पठन वैकल्य बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या होती है, तो क्या होती है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है। क्या होती है, वैकल्य का मतलब होता है जैसे बोल सकते हैं कि ग्रसित, पठन पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। ठीक है, बोल सकते हैं इसको। तो क्या दिक्कत आ सकती है, तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है। अगला हमारा है शिक्षण त्रिआयामी। इन्हें ना जॉन डीबी ने बताया था कि शिक्षण त्रिआयामी है। क्या है, त्रिआयामी। तो क्या क्या है, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। पहला हमारा आ जाएगा यहाँ पे टीचर, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फिर यहाँ आ जाएगा करिकुलम। ठीक है, इसी से त्रिआयामी है शिक्षण, क्या है, त्रिआयामी है। कौन बताया था, जॉन डीबी ने बताया था कि एक शिक्षा क्या है, तीन चरणों से है, तीन कड़ी के बराबर है, इसके बिना नहीं हो सकता। जैसे अध्यापक एक रहेंगे, फिर छात्र है और एक विषय वस्तु। ठीक है, हम लोग देखेंगे शिक्षण सूत्र क्या क्या है, ज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, एक शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम समझेंगे, हम समझेंगे टीएलएम क्या होती है। टीएलएम, टीएलएम में दृश्य सामग्री जिसे हम देख सकते हैं, जिसे विजुअल एड्स कहते हैं। श्रव्य सामग्री ऑडियो एड्स कह सकते हैं। दृश्य और श्रव्य सामग्री जिसे हम ऑडियो विजुअल एड्स कह सकते हैं, और क्रिया सहायक सामग्री कह सकते हैं। चलिए इसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्या होता है, तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है, तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए और स्वाभाविक भागीदारिता और सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, बस टीएलएम बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, कि शिक्षण को ज़्यादातर रुचि बनाना, शिक्षण को रुचि बनाना और बच्चों को प्रभावी बनाने के लिए और स्वाभाविक और भागीदारिता को सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक कार्टून, भाषण और विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता का विकास में सहायक होती है। क्या होती है, सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है इसका एक और, कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बाल्य साहित्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बाल्य साहित्य संसाधन है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे दृश्य समाज विजुअल एड्स। अभी हमने देखा विजुअल एड्स क्या क्या होती हैं, तो विजुअल एड्स में आ जाएगा हमारा श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्य पुस्तक और मानचित्र, जिसे हम देख कर पढ़ सकते हैं। जैसे श्यामपट्ट हो गया, चार्ट आ गया, पाठ्य पुस्तक गया, मानचित्र द्वारा हो गया। श्रव्य मतलब ऑडियो, हेयरिंग एड्स भी कर सकते हैं या ऑडियो एड्स कर सकते हैं। पहला हमारा है रेडियो, एम्पलीफायर है, माइक्रोफोन है, टेप रिकॉर्डर है। तीसरा हमारा है दृश्य सामग्री, क्या है, दृश्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री जिसे हम देख और सुन सकते हैं। क्या है, जैसे फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी है, चलचित्र है, सिनेमा है या मोबाइल फोन है,
मोबाइल मोबाइल फ़ोन है, ये सब क्या है? एक दृश्य श्रव्य सामग्री जिसे ऑडियो विजुअल एड्स कह सकते हैं। चौथा हमारा है क्रिया सहायक सामग्री, जैसे किसी स्कूल द्वारा पिकनिक जाना जाता है या टूर में घुराया जाता है। क्यों घुराया जाता है? इसीलिए टीएलएम के द्वारा क्रिया सहायक सामग्री जैसे किसी ऐतिहासिक संग्रहालय या उद्यान का भ्रमण कराना, उसके बारे में बच्चों को बताना कि ऐतिहासिक क्षेत्र में हम लोग गए, जैसे कोई उद्यान या जू गए, तो उसके बारे में बच्चों को ज्ञान अर्जन करवाना, ये है क्रिया सहायक सामग्री। अगला हमारा है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षा। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र के ज्ञान एवं सीखने की प्रक्रिया का आकलन करता है। क्या करता है? ये निरंतर मूल्यांकन क्या है? एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे शिक्षक शिक्षक है जो छात्र के ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया को आकलन करता है। ठीक है। अगला हमारा है आकलन का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है? जो शिक्षक के द्वारा जो सिखाया जाता है, जो छात्र कितना सीखा, वो इसका उद्देश्य होता है। क्या होता है इसका आकलन का उद्देश्य? इसमें होता है कि जो शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया या सिखाया गया, तो उसमें छात्र कितना सीखा, वो होता है। छात्र की समस्या को दूर करना होता है। छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलता और पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना होता है। ठीक है। मूल्यांकन दो प्रकार कहा जाता है। क्या है मूल्यांकन? दो प्रकार से देखते हैं। कैसे? एक आकलन द्वारा और दूसरा मापन द्वारा। आकलन अभी हम क्या सीखे, जिसे हम असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट आकलन में यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। ये देखते हैं बच्चा कैसे सीखता है, तो हम किस में देखते हैं? मूल्यांकन के आकलन में। मूल्यांकन के दो पार्ट है, एक आकलन है और एक मापन। पहला आकलन है, दूसरा है मापन है। आकलन हम देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, और मापन हम लोग देखते हैं कि बच्चा कितना परसेंट सीखा। मापन हम लोग क्या मेजर करते हैं कि बच्चा कितना प्रतिशत सीखा है। ठीक है। आकलन और मापन दोनों मूल्यांकन का एक हिस्सा होती है। क्या होती है? हिस्सा है। अगर हम देखेंगे निदानात्मक परीक्षण, जिसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। जब शिक्षक जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता और कठिनाई के पीछे कारण जानना ही निदानात्मक है। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम लोग कि जैसे छात्र अगर शिक्षक कक्षा में छात्र को किसी विषय पर कार्य करने को देता है, ठीक है, या मैथ पर, या जैसे मैथ पर मानते हैं, मैथ पर दिया तो बच्चा आकलन या असफल हो गया, मतलब कि नहीं बना पाया। ठीक है। क्वेश्चन नहीं नहीं बनाया और कठिनाई का अनुभव करता है, तो शिक्षक को जानना होता है कि बच्चा क्यों असफल हो गया, इसके पीछे कारण क्या है। तो वही निदानात्मक निदान कहलाता है, वही निदानात्मक कहलाता है, वही निदान है। ठीक है। दूसरा हमारा है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण होती है जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा इसे शिक्षण करवाता है, यह उपचारात्मक है। जिसे हम रिमेडियल क्लास भी कह सकते हैं इसे। ठीक है। क्या कहते हैं? रिमेडियल क्लास। जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है, जो बच्चों को समझ में नहीं आया, अगर वो दोबारा अगर पूछना चाहे, या खाली समय में जब शिक्षक बैठे हुए हैं, तो अपना प्रश्न वहाँ पर रख सकता है कि मैम या टीचर, ये हमें समझ में नहीं आया। तो ये हो गया उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं जिसे। निदान के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। निदान हमने क्या बताया? बताया कि जब हम किसी टॉपिक को या किसी विषय को छात्र को देते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं और कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, तो शिक्षक को होता है कि बच्चे क्यों असफल हो गए और क्यों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसी को जानना ही क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं? जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है, वह उपचारात्मक शिक्षण होते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग देखेंगे उपलब्धि, अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है। उपलब्धि परीक्षण। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा। ठीक है। क्या बोला? इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा या कितना सीखा।
ये हम लोग क्लास में या कक्षा में जो टेस्ट होती है, जो एग्ज़ाम होती है, इंटरनल एग्ज़ाम होती है, तो लेने का दायित्व या इतना उद्देश्य क्या होता है कि हम लोग जो इतना बच्चे शिक्षा के पढ़ाए हैं, जो सिलेबस कंप्लीट करवाए हैं, जो बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, इसलिए उसे टेस्ट लिया जाता है या इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं। अगला हमारा भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया, उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयोग ढंग से कर पाया है। ठीक है, वही है। दूसरा एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम दक्षता परीक्षा कहते हैं। इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय कहाँ तक समझ पाया और भाषा कौशल को उसकी दक्षता और प्रवीणता का स्तर कितना है। ठीक है। अगला हमारा अभिरुचि एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे अभिरुचि परीक्षा कहते हैं। इसमें है, इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है कि नहीं, या जैसे किसी क्लास में अगर कोई चैप्टर पढ़ाई हो रहा है तो बच्चे से रुचि है कि नहीं, ये उसमें बच्चे रुचि ले रहे हैं कि नहीं, ये इसमें सिखाता है। किसमें? अभिरुचि परीक्षा में। अभी बच्चा रुचि ले रहा है कि नहीं, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी लक्ष्य विषय पूर्व ज्ञान ही, किंतु दक्षता पर परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय ज्ञान का होना आवश्यक है। अगला हमारा इसे क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। तो क्या है उसका उद्देश्य? उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसके भाषा का प्रयोग की क्षमता का आकलन ही प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। अगला हमारा है मुख्य कौशल, जिसे हम प्राइमरी स्किल कहते हैं। कौन कौन से हैं? तो सुनना बोलना, ये हमारा प्राइमरी स्किल है। ठीक है, सुनना और बोलना प्राइमरी स्किल है। पुनर्बलन, जिसे हम पुनर्बलन री इन्फोर्समेंट स्किल कहते हैं, जिसे बोलना और लिखना कहते हैं। अगला है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता में क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है। एनसीएफ का होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे बहुभाषिता को संसाधन मानता है। ठीक है। बहुभाषिता का मतलब है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाला बच्चे होना। क्या होता है? एक ही कक्षा में कई तरह के भाषा बोलने वाले हैं। जैसे एक से एक या और एक से अधिक जान रहा है, जैसे हिंदी इंग्लिश जान रहा है, उसके हम बाइलिंगुअल कहेंगे। और दो या दो से अधिक जान रहा है, उसे बहुभाषिता ज्ञान कहेंगे। ठीक है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, संसाधन के रिसोर्सेज के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। इसका एक क्वेश्चन है, जिसे हम बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति भी है। ठीक है, हमारा सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। क्या? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ठीक है। अगला हम देखें टेक्स्ट बुक, जानेंगे क्या होता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक है, हम लोग इसके बाद ये वीडियो, एक वीडियो हम यहाँ तक हम देख लेंगे हिंदी। इसके बाद अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाएंगे कि बच्चे कितने सीखे हैं या कितने जाने हैं। तो चलिए, टेक्स्ट बुक क्या होता है? कई संसाधनों में से एक संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। ये टेक्स्ट बुक ही एक बुक ही नहीं है बच्चों को सीखने के लिए या जानने के लिए या ज्ञान अर्जन करने के लिए। एक टेक्स्ट बुक ही नहीं है कि वो टेक्स्ट बुक ही नहीं है कि ये एक संसाधन है जो बच्चों को ज्ञान दे सके। एकमात्र संसाधन नहीं हो सकता है टेक्स्ट बुक। रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए बोलचाल। जब बच्चे का पाठ्य पुस्तक बनता है कक्षा में, तो सरल होनी चाहिए, रंग बिरंगी होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, बच्चे के स्तर के अनुरूप। बच्चे का स्तर का अनुरूप का मतलब समझे? बच्चे के एज के अनुसार होनी चाहिए। ये बच्चा 1 क्लास में है तो 1 क्लास की एज की तरह उसका पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक बनना चाहिए, ना कि बच्चा 2 क्लास में है तो 4 क्लास की टेक्स्ट बुक बना देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे के अनुसार या अनुरूप स्तर के अनुरूप टेक्स्ट बुक बननी चाहिए। ठीक है। अगला हमारा है त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज। खत्म हो गया है, थ्री लैंग्वेज है लास्ट है ये। थ्री लैंग्वेज जानेंगे। थ्री लैंग्वेज
जिसे हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। 1964 से 66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र का संकल्पना दी गई थी। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। क्या कहा इन्होंने? पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्य में कोई भी आधुनिक भाषाई भारतीय भाषा या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र को हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक है। तृतीय है हमारा, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। ठीक है। इन्होंने कहा कि हमने बताया कि 1 से 5 तक क्षेत्रीय भाषा, 3 भाषा पढ़ाना है। क्या क्या पढ़ाना है? क्षेत्रीय भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा है, फिर मातृभाषा है, उसके बाद इंग्लिश, जो हमारे अभी संवैधानिक में 22 भाषा हैं उसमें से कोई सा भी एक पढ़ाना है। जैसे दूसरा है, तीसरा है अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ाना है। ठीक है। पहला हमारा है क्षेत्रीय, दूसरा है मातृभाषा जो हिंदी है, और तीसरा है अंग्रेजी। ठीक है। ये पढ़ाने की बात कही गई है त्रिभाषा सूत्र में। तो आपसे क्लास कैसा लगा? ये आज की क्लास, आज की क्लास हम लोग का सब्जेक्टिव था, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। इससे जितना क्वेश्चन बन सकते हैं सीडीपी के लिए, एक ही वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव देख लिए हैं, और एक दूसरा वीडियो आने वाला है हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव। सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और आप सीडीपी के लिए तैयारी करना है तो हिंदी का बेस्ट रिसोर्सेज ये है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट तक बने रहने के लिए।